साहित्य सिर्फ शब्दों का मेल नहीं दोस्तों, बल्कि उन जज्बातों की तस्वीर है जो हम अक्सर कह नहीं पाते। तो आइए सुनते हैं डॉक्टर गीता शर्मा जी की लिखी कहानी गूंगी नियति। दोस्तों, डॉक्टर गीता शर्मा जी हिंदी साहित्य की एक संवेदनशील और चर्चित लेखिका है। उनकी पहचान मुख्यतः विकलांगता केंद्रित यथार्थवादी साहित्य और समाज के वंचित वर्गों के संघर्ष को आवाज देने के लिए है। उनकी कहानियां शारीरिक और मानसिक चुनौतियों का सामना कर रहे लोगों के जीवन, उनके संघर्ष और समाज के दृष्टिकोण को गहराई से दर्शाती हैं। स्कूल में होने वाले वार्षिकोत्सव समारोह के लिए सभी को आज सभागार में एकत्रित होना है। कोई नाटक खेला जाना है तो उसी के लिए पात्र चुने जाने हैं। मैडम ने बताया कि तैयारी करवाने बाहर से कोई निर्देशक आए हैं। क्लास से अधिकतर स्टूडेंट्स हॉल में जा चुके हैं, पर सौम्य इस सब को लेकर बहुत उत्साहित नहीं है, बल्कि वह तो जाना भी नहीं चाहती। पर नीरा की जिद करने पर उसे भी आना पड़ा। सामने स्टेज पर प्रिंसिपल मैडम के साथ कई और लोग भी हैं। हॉल में बहुत शोर हो रहा है। तभी प्रिंसिपल मैडम ने सभी को शांत रहने का इशारा किया। इसके बाद एक सज्जन उठे और बताने लगे कि इस बार गिरीश कर्नाड रचित नाटक अग्निवर्षा खेला जाएगा। सौम्या उन्हें नहीं, नीरा को देख रही है, क्योंकि नीरा उसे सांकेतिक भाषा में ये सब समझा रही है। सौम्या जन्मतः गूंगी नहीं थी। उसके साथ बचपन में हुए एक भयानक हादसे ने उसकी आवाज छीन ली। अब वह बोल नहीं पाती है। हालांकि उसे थोड़ा बहुत सुनाई तो देता है, पर अधिकतर लोग उसे गूंगी बहरी ही समझते हैं। सौम्या दिखने में बहुत सुंदर और आकर्षक है, इसलिए उसको जानने वाले उसे गूंगी गुड़िया बोलते हैं। लेकिन उसे देखकर कोई उसकी इस कमी का अंदाजा नहीं लगा सकता। पात्रों के चयन की प्रक्रिया शुरू हो गई। विशाखा की भूमिका निभाने के लिए उत्साहित कई लड़कियां अपना अपना ऑडिशन दे रही हैं। तभी स्टेज पर बैठे निर्देशक की आंखें सौम्या के चेहरे पर आकर टिक गईं और उन्होंने उसे अपनी ओर आने का इशारा किया। हतप्रभ सौम्या कुछ समझ पाती तब तक नीरा उसे अपने साथ लेकर उस ओर चल दी। क्या नाम है तुम्हारा? सौम्या, नीरा बोल उठी। सर, ये बोल नहीं पाती। निर्देशक के मुख पर आश्चर्य और संशय के मिश्रित भाव थे, मानो कह रहे हों, ये कैसे हो सकता है, इतनी सुंदर लड़की और वह भी गूंगी। उसे देखते ही उन्होंने अपनी नायिका के लिए उसका चयन कर लिया और उन्होंने वहां बैठे सभी लोगों को अपने निर्णय से अवगत कराते हुए कहा, ये रही हमारी नायिका, इधर आओ विशाखा। प्रिंसिपल मैडम ने आश्चर्य से उन दोनों को देखा, क्योंकि उन्हें पता था कि सौम्या बोल नहीं पाती। उन्होंने अविश्वास जताते हुए पूछा, क्या आप सही निर्णय कर रहे हैं सर? फिर कोई दूसरा विकल्प खोजने का आग्रह किया, पर निर्देशक के आश्वस्त करने पर वह तैयार हो गई। मैडम, आप निश्चिंत रहें, इसके संवाद कोई भी लड़की प्रॉम्प्ट कर देगी, पर इस भूमिका के लिए इससे बेहतर कोई और लड़की नहीं हो सकती। फिर कुछ देर रुककर बोले, आंखें देखी हैं आपने इसकी? कितनी मासूमियत भरी हैं। इसकी तो आंखें बोलती हैं। सच अ ब्यूटीफुल फेस, फुल ऑफ इनोसेंस एंड प्योरिटी। सौम्या को कुछ कुछ समझ आ रहा था, पर पूरी तरह अब भी समझ नहीं पा रही थी। वह कुछ संकेत कर रही थी, शायद कुछ कहना चाह रही थी, पर नीरा ने उसका हाथ दबाकर उसे ऐसा करने से मना कर दिया। सर, अगर आप कहें तो इसके लिए मैं प्रॉम्प्ट कर दूंगी। ओके, क्यों नहीं, ये तो बहुत अच्छा रहेगा। सौम्या इशारे से मना कर रही है, पर नीरा बोली, डर मत, तू कर लेगी यार, और फिर मैं भी तो हूं ना तेरे साथ। धीरे धीरे करके नाटक के सभी पात्र चुन लिए गए। नायक का पात्र निभाने वाला लड़का नायिका के लिए चुनी गई गूंगी लड़की के साथ अभिनय करने के लिए अनिच्छुक दिख रहा है और अपनी एक मित्र का नाम भी प्रस्तावित कर देता है, पर सर के आगे उसकी कोई भी दलील काम नहीं आई।
अगले दिन से रिहर्सल शुरू होनी है। सभी को हॉल में इकट्ठा होना था। सौम्या भी नीरा के साथ सकुचाते हुए पहुंची ही थी कि पहले से मौजूद लड़के लड़कियों ने कानाफूसी शुरू कर दी। यह वक्री बना लड़का तो जोर जोर से हंसते हुए बोला, ये देखो आ गई गूंगी विशाखा। नीरा कुछ बोलती उससे पहले ही वहां सर आ गए तो एकदम से चुप्पी छा गई। सौम्या को समझ आ रहा था कि सब उसका मजाक उड़ा रहे हैं। वह तो करना ही नहीं चाहती ये नाटक वाटक, अपना नाम वापस ले लेगी। सब लोग स्टेज पर आ जाएं। सर की आवाज पर सभी स्टेज पर पहुंचने लगे। सौम्या तो सीधे सर के सामने जा पहुंची और सांकेतिक भाषा में उन्हें मना करने लगी कि वह इस भूमिका के लिए किसी और को ले लें, पर वे अपना मन बना चुके हैं और अब कोई बदलाव करना नहीं चाहते। उन्होंने उसकी पीठ पर हाथ फेरते हुए कहा, तुम चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगा, तुम सिर्फ अपने अभिनय पर ध्यान दो। इस स्पर्श से एक सिहरन दौड़ गई उसके पूरे शरीर में। हॉस्टल पहुंचकर उसने ये बात नीरा दी को बताई तो वह उल्टा ही बोलने लगी, अरे ऐसा नहीं है, तुझे कुछ गलत फहमी हुई होगी। सर ने तो इतनी सारी लड़कियों को छोड़कर तुझे चुना है अपनी मुख्य नायिका। फिर वो हंसने लगी। सौम्या को लगा शायद उसी ने गलत समझ लिया होगा और बात आई गई हो गई, पर रिहर्सल के दौरान गाहे बगाहे सर का छूना उसे असहज कर देता। नीरा के ये कहने पर, अरे इतने सीनियर हैं सर, वह क्यों कुछ ऐसा करेंगे, वह प्रतिक्रिया देने में संकोच करती पर अपनी नाराजगी जता देती। रिहर्सल करते करते अभिनय के साथ ही साथ सौम्या का आत्मविश्वास भी निखरने लगा है। वह अपने अंतर्मुखी व्यक्तित्व के खोल से बाहर निकलने लगी। अब हीन भावना और असफल होने का डर भी समाप्त होने लगा है। साथी कलाकार भी उसके इस मेकओवर से हतप्रभ हैं और उसे प्रोत्साहित करने लगे हैं। सब कुछ निर्देशक के मन मुताबिक ही चल रहा है। फंक्शन की तिथि भी नजदीक है। फाइनल ड्रेस रिहर्सल में सौम्या बिल्कुल ऋषि कन्या लग रही है, पर सर उसे जिस तरह घूरे जा रहे थे उसे बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है। सर कभी समझाने के बहाने से उसे छू रहे थे तो कभी उसके कपड़ों को। सौम्या गुस्से से कांपने लगी और फिर नीरा को लेकर वहां से भागकर हॉस्टल आ गई। आज तो हद कर दी सर ने। ये क्या तरीका हुआ भला समझाने का? बिना हाथ लगाए भी तो बता सकते हैं। अब तो नीरा को भी गुस्सा आ रहा है। उसने सोच लिया कि वह पूरी बात प्रिंसिपल मैडम को बता देगी, पर अगले दिन सुबह से ही कार्यक्रम की गहमा गहमी शुरू हो गई और नीरा को मैडम को बताने का मौका ही नहीं मिला। वह सौम्या को लेकर ग्रीन रूम पहुंच तो गई, पर मेकअप के दौरान वह उसका हाथ पकड़कर बैठी रही। आज स्टेज पर परफॉर्म करते हुए सौम्या को डर लग रहा है, लेकिन नाटक के बीच बीच में तालियों की गड़गड़ाहट से हॉल गूंज उठता तो उसका डर भी जाता रहा। अपने अभिनय को मिली प्रशंसा से सौम्या भी बेहद उत्साहित है। सब लोग उसके अभिनय की तारीफ कर रहे हैं और वह खुश होकर सबका अभिवादन कर रही है। नाटक खत्म होने के बाद सर ने उसे अपने पास आने का इशारा किया ताकि वे उसे कुछ विशिष्ट लोगों से मिलवा सकें। उन्होंने काली शर्ट और जीन्स पहन रखी है और आंखों पर काला चश्मा लगा रखा है। वो उसके कंधे पर हाथ रखकर चल रहे हैं। सौम्या को बहुत अजीब सा लग रहा है, पर जैसे तैसे औपचारिकता पूरी कर वह अपने कपड़े बदलने ग्रीन रूम चली आई। बाकी कलाकार भी आ जा रहे हैं तो उसे पता ही नहीं चला कि सर उसका पीछा करते हुए वहां पहुंच गए। ग्रीन रूम में अकेले मौका पाते ही वे उसे जकड़कर बेतहाशा चूमने लगे। वह कुछ संभल पाती इससे पहले ही उसे एक कोने में ले जाकर उसका मुंह बंद कर दिया और अपने हाथों से उसके अंगों पर प्रहार करने लगे। उसके कंधे पर हाथ फेरते हुए बोले, बहुत सुंदर मेरी गूंगी विशाखा। लेकिन तभी किसी के उस तरफ आने की आवाज सुनकर उन्होंने उसे छोड़ दिया और दूर खड़े हो गए। नीरा दी उसे ढूंढते हुए वहां पहुंच गई। नीरा दी को देखते ही सर उसके अभिनय की तारीफ करने लगे। शी इज जस्ट अमेजिंग, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। फिर कुछ बोलते हुए तेजी से बाहर निकल गए। सौम्या को लगा जैसे किसी ने चिड़िया के पंख नोचकर ऊपर से नीचे फेंक दिया हो। वह तो एकदम जड़ हो गई, प्रतिक्रिया विहीन, और वहीं फर्श पर बैठ गई, संज्ञा शून्य होकर।
नीरा ने उसे झिकझोर कर आवाज दी। नीरा को अपने पास पाकर उनसे लिपटकर वह जोर जोर से रोने लगी। अरे तू रो क्यों रही है? क्या हुआ? कुछ बताएगी भी या बस रोती ही जाएगी? अच्छा, तो ये खुशी के आंसू हैं? बाहर तो चल, देख कितनी तालियां बज रही हैं तेरे लिए। लोग तेरी ही तारीफ कर रहे हैं और तुझसे मिलना चाहते हैं, और तू है कि यहाँ कोने में बैठकर रो रही है। अब उठ, जल्दी चल। मैं न कहती थी कि तू कर लेगी। मेरी बात सही निकली मेरी प्यारी बहना। अब चल भी, ये रोने का नहीं बल्कि खुश होने का समय है। देखा, सर भी कितनी तारीफ कर रहे थे तेरी। नीरा के दिमाग में तो अभी तक तालियां ही गूंज रही हैं। वह कुछ और सुनना भी नहीं चाहती। वह उसके आंसू पोंछते हुए उसे लगभग खींचते हुए बाहर ले आई। हॉल में मौजूद सभी लोग उसकी सुंदरता की और उसके अभिनय की तारीफ कर रहे थे, पर सौम्या तो जैसे अपने होश में ही नहीं है। उसे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, और जो कुछ भी इसके इर्द गिर्द घटित हो रहा है उसे कोई भान नहीं है। वह तो बस नीरा का हाथ पकड़े यंत्रवत इधर उधर हो रही है। वह जल्दी से जल्दी यहां से भाग जाना चाहती है ताकि फूट फूट कर रो सके। उसकी सांसें भी सामान्य नहीं है, जैसे दुख दर्द और पीड़ा उसके गले में अटक गए हों। हॉस्टल लौटने के बाद भी उसे अपनी कोई सुध-बुध नहीं है। उसकी आंखों से बेचारगी बह रही है। वह इतनी अधिक दहशत में है कि नीरा के बार बार पूछने के बाद भी कुछ नहीं बता पाई और बिना कुछ खाए पिए सोने चली गई। नीरा को लगा कि दिन भर की थकान के कारण वह परेशान दिख रही है। सौम्या अपने पलंग पर लेट गई और सोचने लगी कि काश उसके पास भी कोई दिव्य शक्ति होती तो वह भी इस दुष्ट के विनाश के लिए ब्रह्म राक्षस का आह्वान कर लेती, जैसे कि नाटक में हुआ था। पर अफसोस, वह तो अपनी पीड़ा भी नहीं बता पाती, पर उसकी आंखों में नींद नहीं है। वह तो आत्मग्लानि की आग में जल रही है, पछता रही है कि उसको नाटक में भाग ही नहीं लेना चाहिए था। अगर वह मना कर देती तो यह सब नहीं होता। उसके दिमाग में बचपन वाली बुरी घटना, जिसे वह पूरी तरह भूल चुकी थी, बिजली सी कौंधने लगी। वो घटना, वो दिन जिसने उसकी आवाज छीन ली और उसे गूंगी बना दिया, हमेशा हमेशा के लिए। एक एक दृश्य और घटनाक्रम उसकी आंखों में तैरने लगे। उस समय वह कोई 4-5 साल की रही होगी। उस दिन बहुत बारिश हो रही थी और घर पर अम्मा के दूर के एक रिश्तेदार आए हुए थे। अम्मा उन्हें बताने लगी कि किस तरह अचानक मेरा पूरा बदन अकड़ जाता है और मुंह से झाग निकलने लगते हैं। तुम तो जानत हो भाई साहब, एक तो लड़की जात, दूसरे जे बीमारी। किसी से बोल बता भी तो नहीं सकत, नहीं तो मोड़ी के ब्याह में कितनी परेशानी हो जात। हाँ सो तो है जिज्जी, बात तो सही कह रही हो तुम। को डॉक्टर को दिखा देगा भाई साहब? ना जिज्जी, कोनो जरूरत नहीं है। जे सब ऊपरी हवा के चक्कर है। हम समझी जिज्जी। अब की बार हम कोनो जानकार को लिवा लावे। तुम चिंता मत करो जिज्जी, बिटिया बिल्कुल बढ़िया हो जावेगी। अम्मा रोने लगी। रो मत ना जिज्जी, हम जल्दी लिवा लाएं। कुछ दिनों बाद ही वे एक और व्यक्ति को लेकर हमारे घर आ पहुंचे, जो कि शक्ल और वेशभूषा से बहुत अजीब से लग रहा था। उसने काले रंग का चोंगा पहना हुआ था, माथे पर बड़ा सा तिलक और अपनी लाल लाल आंखों में मोटा काजल लगाया हुआ था। मैं तो उसे देखकर ही घर में छुप गई। घर के अंदर आकर उसने अपनी बैठक सजा ली। उनके पास एक थैला था और उस थैले में से वह कुछ हड्डी, नाखून, कौड़ियां, मोरपंख और भी न जाने क्या क्या जड़ी बूटियां निकाल रहा था। उस दिन भी बहुत तेज बारिश हो रही थी। शाम हो गई थी पर पापा अभी तक लौटे नहीं थे। उस आदमी ने अम्मा से मुझे बुलाने को कहा। अम्मा ने मुझे पुकारा पर मैं तो उन्हें देखकर ही बहुत डर गई थी, तो उसके सामने जाने की हिम्मत नहीं हुई। जब मैं अम्मा के बुलावे पर भी नहीं आई तो अम्मा मुझे लेने खुद आ गईं। चल बिटिया, तुम्हारी बीमारी ठीक हो जाए। नहीं अम्मा, बहुत डर लग रहा है। डरो मत, वह कुछ ना करें तुम्हें। मैं कैसे भी जाना नहीं चाहती थी, पर अम्मा मुझे खींचकर ले गईं। उस अजीब से आदमी ने मुझे घूर कर देखा और फिर मुझे सामने बैठाकर मेरे चेहरे पर लाल रंग पोत दिया और मंत्र फूंक कर मोरपंख से बनी झाड़ू मेरे सिर पर मारने लगा। निकल भाग मोड़ी की देह से। तू जानत नहीं है कि
कौन बाप से पाला पड़ो है जाबिर? तोकू तो छोड़ूंगो नाय। मैं डर के मारे चीख कर रोने लगी। देखो जिज्जी कैसे चीख मार के भाग रहे हो है। नास पीटो, छोड़ मोड़ी को, छोड़। फिर अम्मा से जलती कंडी लाने को कहा। अम्मा कंडी तैयार करने अंदर चली गई। अचानक लाइट चली गई और उस धूर्त पाखंडी ने मौका पाते ही मुझे दबोच लिया और मेरे होठों को चूमने लगा। उसने मेरा मुंह अपने पत्थर जैसे हाथों से दबा दिया। मैं पूरी शक्ति से चीखी पर आवाज ही नहीं निकली। मैंने पूरी ताकत से उसे काट लिया और इसकी पकड़ ढीली होते ही मैं जोर से चीखी, अम्मा। मेरी चीख सुनकर अम्मा दौड़ी दौड़ी आईं। उनके हाथ में जलती कंडी थी। कंडी की मध्यम रोशनी में अम्मा ने देखा कि वह राक्षस मेरे ऊपर बैठा हुआ था। अम्मा ने जलती कंडी उसके मुंह पर दे मारी और मुझे उसके चंगुल से खींचने लगी। उसके हटते ही अम्मा ने मुझे अपनी छाती से चिपका लिया और मुझे सहलाने लगी। तभी उनका हाथ मेरी खून से सनी फ्रॉक पर जा लगा। फिर तो वो दहाड़ मारकर रोने लगी। मैं तो दर्द के मारे अचेत हो गई थी। उसके बाद क्या हुआ मुझे पता नहीं। वो मेरी आखिरी चीख थी, मेरी आखिरी आवाज। उस चीख ने मेरी आवाज हमेशा के लिए बंद कर दी। इस घटना से अम्मा का जीवन हमेशा के लिए बदल गया। वो गुमसुम रहने लगी। मुझे थोड़ी देर के लिए भी अपनी आंखों से दूर नहीं होने देती। मुझे खेलने बाहर भी नहीं जाने देती। खुद ने भी बाहर जाना और लोगों से मिलना जुलना छोड़ दिया था। मुझे अपने पास सुलाती और प्यार करती रहती, समझाती रहती कि ये बात मैं कभी भी किसी को ना बताऊं। वो अकेले में रोती रहती और घुटती रहती। किसे बताएं, कैसे बताएं और क्या बताएं? पापा को बताती भी तो क्या बताती, वो तो सहन ही नहीं कर पाएंगे ये सब। वो अकेले में बड़बड़ाती रहती। वो इसके लिए खुद को जिम्मेदार मानती थी। उनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया था। पापा जब भी कुछ पूछते वह बोलती, मत पूछो गुड़िया के पापा, हम कुछ ना बता पाए। मेरी गुड़िया की आवाज वापिस आ जाए। मेरे गूंगे हो जाने का काला सच पापा कभी नहीं जान पाए। अम्मा तो कितने भोग प्रसाद, कितनी मन्नत और न जाने कितने निर्जला उपवास रखती। सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रार्थना, प्रभु उनकी बिटिया की आवाज लौटा दे। पापा के घर से जाते ही वो एक पैर पर खड़ी होकर तपस्या करने लगती, तो कभी आधी रात को उठकर दुर्गा सप्तशती का पाठ करने लगती। मुझे लेकर अम्मा जगह जगह फिरती रहीं। जो कोई जो कुछ बताता वह करती। कभी चिड़िया का जूठा खिलाती तो कभी शंख में रखा पानी पिलाती। कोई डॉक्टर कोई वैद्य नहीं छूटा होगा, ना ही कोई मंदिर और दरगाह पर कोई फायदा नहीं हुआ, बल्कि मेरी बीमारी बढ़ती जा रही थी। अब तो मुझे दिन में कई बार झटके आने लगे थे। स्कूल जाना भी बंद हो गया था। एक दिन स्कूल टीचर मुझे खोजते हुए घर आ गई। अम्मा ने मेरी बीमारी के बारे में बताया तो उन्होंने अम्मा को समझाया कि मेरी बीमारी कोई ऊपरी हवा ववा का चक्कर नहीं है। मुझे मिर्गी रोग है जो इलाज कराने से ठीक हो जाता है। उन्होंने शहर के एक वरिष्ठ डॉक्टर का पता देकर मिलने को कहा। कई साल इलाज लेने से मुझे दौरे आने तो बंद हो गए, पर मेरी आवाज वापस नहीं आ पाई। डॉक्टर के कहने पर पापा ने मुझे संकेत भाषा सिखवाने के लिए शहर के एक विशेष स्कूल में दाखिला करा दिया था। कई महीनों तक तो मम्मी पापा भी शहर में ही रहे। फिर आर्थिक तंगी के चलते उन्हें लौटना पड़ा, पर दूसरे हॉस्टल वाले स्कूल में मेरा दाखिला करा दिया था। बिना भरे तो कुआं भी खाली हो जाता है। मेरे इलाज में सारी जमा पूंजी भी समाप्त हो चली थी और हम सब के लिए शायद यही ठीक भी था। अम्मा ने मेरे हाथों में और गले में न जाने कितने धागे और ताबीज बांध दिए और तमाम हिदायतों और नसीहतों के साथ जी पक्का कर लौट गई। ये तो अच्छा हुआ कि मुझे अपनी रूम पार्टनर नीरादी मिल गई, जो मेरा बहुत ध्यान रखती थी, बिल्कुल अपनी बहन की तरह। शुरुआत में अपनी बात समझाने में मुझे बहुत कठिनाई होती थी, पर धीरे धीरे नीरादी मेरी संकेतों की भाषा भी समझने लगी थी। सब कुछ ठीक ही चल रहा था। बीतते वर्षों के साथ ही बुरी घटना की स्मृति भी धुंधली हो चली थी कि आज इतने वर्षों बाद फिर से वही, आज फिर से एक दुष्ट ने उसकी कमी के चलते शोषण किया। घिन आती है उसे ऐसे लोगों पर जो बच्चियों में भी अपना शिकार ढूंढ लेते हैं। बारिश थी कि थमने को राजी नहीं थी। रात भर वह रोती रही और आसमान भी। उसे पता नहीं लगा कि कब सुबह हो गई। नीरा ने उसे उठाने की कोशिश की,
पर वह तो बुखार से तप रही थी। उसका पूरा शरीर अकड़ गया और वह बेहोश हो गई। नीरा दौड़कर वार्डन को बुला लाई। उन्होंने तुरंत ही डॉक्टर के पास ले चलने को कहा और साथ ही उसके घर पर भी फोन कर दिया। वह काफी देर तक बेहोश रही और डॉक्टर के यहाँ पहुंचने तक नीरा ने उसे अपनी गोद में लिटाए रखा। अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टर उसके बारे में जानकारी लेने लगे। सर कल शाम तक तो ठीक थी, खुश थी। बहुत अच्छा अभिनय किया था इसने नाटक में, वार्डन मैडम बोली। अचानक ऐसा क्या हुआ? डॉक्टर ने पूछा। गूंगी है ना, तो बता भी नहीं सकती कि क्या हुआ। हमें तो कुछ पता नहीं, वह बोली। नीरा तुम बताओ, तुम दोनों तो आग और धुएं सी साथ साथ रहती हो। नीरा ने बताया कि कल शाम से ही वह बस रोई जा रही थी और उसने खाना भी नहीं खाया था। सर मुझे लगा कि थक गई होगी, इसलिए शायद। डॉक्टर ने उसका परीक्षण करने के बाद कहा, शायद कोई गहरा सदमा लगा है इसे। किसी ने इसके गूंगी होने का फायदा उठाने की कोशिश की है। नीरा ने ध्यान से देखा तो सौम्या के शरीर पर कई जगह दांत से काटने के गहरे निशान उभर आए थे। अब वह भी समझ चुकी थी कि उसे किस तरह का सदमा लगा है। उसे बीती शाम का ग्रीन रूम का दृश्य याद आ गया। तो इसके रोने का कारण और मैं समझ ही नहीं पाई। हे भगवान! उसके होश में आते ही नीरा उससे लिपट कर रोने लगी और उससे नाटक और नाटक से जुड़े बुरे अनुभव को भूल जाने को कहने लगी। उसे भरोसा दिलाने लगी कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। तू चिंता मत कर, मैं मैडम से बात करूंगी, उन्हें सब बता दूंगी, तो हिम्मत रख। सौम्या जानती है कि इससे कुछ नहीं बदलने वाला है। अगली बार कोई और बहरूपिया किसी और भेष में उसका गला दबाने आ जाएगा। सोचते ही उसका शरीर कांपने लगा। उसकी भीगी आंखों में कई प्रश्न चिन्ह उभर आए। आखिर उसके साथ ही ऐसा क्यों होता है बार बार? क्या इसलिए कि वह गूंगी है? नहीं, कदाचित उसकी नियति ही गूंगी है। अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर गीता शर्मा जी की लिखी कहानी गूंगी नियति। अभी के लिए बस इतना ही दोस्तों। पन्ने पलटते रहेंगे, कहानियां चलती रहेंगी। धन्यवाद।